क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेक्स कहां पाया जाता है, और जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। पहला नंबर। अच्छा, पोल के बारे में बात किया जा रहा है कि गुरुजी पोल करवाइए। पोल के बारे में बात किया जा रहा है कि गुरुजी पोल करवाइए। ठीक है भाई, हम पोल करवा देते हैं, रुक जाओ आप। भाई बच्चे कह रहे थे कि सर जी पोल करवा दीजिए, तो पोल अब आपके सामने आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन से पोल आपके सामने होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद से ही पोल जो है वो आपके सामने होगा। तो पहला का पहले जवाब बता दीजिए, पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत कम बच्चे जवाब बता रहे हैं, खाली सबका एक कमेंट आ रहा है पोल सर पोल सर पोल सर। चलिए भाई पहला का भी पोल दे दिया जाए। चलो भाई पहला का भी पोल दो, तो देख लेते हैं कौन सा जवाब आप लोग सही देते हैं। ठीक है ना, पहला नंबर का भी पोल हम आपके सामने ला करके रख देते हैं। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से भाई पहला नंबर का पोल लगा दो। देखते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। हमें तो पूरा भरोसा है कि आप लोग गर्दा उड़ा देंगे आज। ठीक है ना, हमें पूरा भरोसा है कि आज आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, और हाँ ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन कल से आसान है कि कल से थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, और अगली क्लास में कल प्यारे बच्चों सोशल साइंस होने वाला है, सुन लो ध्यान से। ठीक है ना, कल यानी कि अगली क्लास में क्या होने वाला है? सोशल साइंस का क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो अगली क्लास में आप लोग सोशल साइंस के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ चलिए बाबू जल्दी से बताइए। ठीक है, एक एक सवाल पूछिए ना सर, पूछ तो रहे हैं, बताइए ना लेटेक्स ये लेटेक्स कहां पाया जाता है? और बच्चों का जवाब डी नंबर ऑप्शन आया है। डी नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे बता रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन में क्या है? पीपल में होता है, पीला कनेर में होता है और बरगद में होता है। जवाब तो एकदम सही दिया हो भाई, तीर का निशाना एकदम सटीक जगह पे लगा है। पहला का ना डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे पहला का डी बताएं एकदम सही जवाब बताएं। ऐसे ही आप लोग धड़ 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 जवाब बताते रहिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा, यानी कि मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है? मानव का मूत्र होता है उसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है? जैसे मान लिया जाए कि मानव का मूत्र अगर 100 ग्राम है, मानव का मूत्र अगर 100 ग्राम है तो इसमें यूरिया कितना ग्राम होगा? प्रतिशत मतलब वही हुआ, तो 100 में ग्राम निकालेंगे तो मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग थोड़ा जल्दी में बता दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग थोड़ा जल्दी में बताइए ताकि हम जल्दी से आगे भी बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा आप लोग जल्दी में बता दीजिए। दूसरा का कौन सा? सी ऑप्शन। 71% बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन। सबसे ज्यादा बच्चों ने तो भाई 71% में जवाब दिया है जी। 71% एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन। आप लोग तो एकदम आज कमाल कर दिए हैं। आज आप लोग का कमाल देखने लायक है। 70% बच्चे कह रहे हैं कि सर जी 2%, यानी कि अगर 100 ग्राम मूत्र है तो इसमें 2 ग्राम प्यारे बच्चों यूरिया होगा। 100 ग्राम अगर मूत्र है तो इसमें 2 ग्राम क्या होगा? यूरिया होगा। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सिर्फ 2%। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। भ्रूण का विकास कहां होता है? जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। भ्रूण का विकास कहां होता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन जानना चाहते हैं भाई, तो भ्रूण का विकास कहां होता है बाबू? जल्दी से एक बार बताइए ना, भ्रूण का विकास कहां होता है? तीसरा का जवाब देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं, एक बार सभी बच्चों से हम आग्रह करेंगे कि प्यारे बच्चे एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं एक बार प्लीज आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और थोड़ा सा ना आप लोग आंसर देने का स्पीड बढ़ाइएगा बाबू। आंसर देने का जो स्पीड है वो अभी भी थोड़ा कम है। हम देख रहे हैं आंसर देने का जो स्पीड है ना अभी भी थोड़ा कम है, तो कृपया करके आप लोग आंसर देने का जो स्पीड है इसको जरा सा और आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए कि भ्रूण का विकास जो है वो कहां होता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या जवाब बताइएगा? तो भ्रूण का विकास कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है? तीसरा का सी ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे बताए हैं। 57% बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं जवाब, गर्भाशय में होता है सर जी। और आपका जवाब एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर। चौथा नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एकदम शानदार क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? प्यारे बच्चों कई बार हम आपको बता चुके हैं, दूर ये हो गया और ये हो गया नजदीक। ठीक है ना, जरा देखिए ध्यान से। ये प्यारे बच्चे 2 अक्षर का है, ये प्यारे बच्चों 4 अक्षर का है। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 लेंस लिख देते हैं। एक लिखते हैं उत्तल और दूसरा लिखते हैं अवतल। ये 2 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है। तो 4 अक्षर वाले को 4 अक्षर वाले से मिला दीजिए। क्लियर, एकदम एकदम यही ट्रिक है। 4 अक्षर वाले को 4 अक्षर वाले से मिला दीजिए। 1 2 3 4 अक्षर का है, ये भी 1 2 3 4 अक्षर का है। तो 4 अक्षर वाले को 4 अक्षर वाले से मिला दीजिए। और प्यारे बच्चों ये दूर है तो इस, और ये 3 है तो भाई ये छोटका को छोटका से, बड़का को बड़का से। तो दूर में उत्तल और नजदीक में अवतल। नजदीक को ही बोलचाल की भाषा में हम लोग निकट भी कह लेते हैं। तो ध्यान क्या करा कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? अवतल का। तो चौथा का ए ऑप्शन कितने बच्चे जवाब दिए भाई? चौथा का ए ऑप्शन बताने वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जो जवाब दिए हैं? एक मिनट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन सभी बच्चों का है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। ये भी क्वेश्चन एकदम शानदार है, ये भी क्वेश्चन एकदम शानदार है। कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ भैया, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्लास को शेयर करते रहिएगा। अभी भी देखते हैं कितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है। ओ भाई 2000 से 2500 3000 बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्लास कहलो पर लाइक नहीं करते हैं। ये बड़ा गलत आदत हमको लगता है कि भाई कह देते हैं तो कम से कम क्लास को लाइक कर देना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग का लाइक और शेयर ही हमारा एक बड़ा मोटिवेशन बनता है। आप लोग क्लास को लाइक करते हैं, जब लाइक पे नजर जाता है कि नहीं भाई बच्चे क्लास को लाइक किए, मतलब पसंद कर रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है बच्चों को क्लास, तो लाओ जरा और थोड़ा सा एनर्जी में पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा अंदर से ना एनर्जी आता है। तो जल्दी से बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक। 5वां नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? लेंस की क्षमता का मात्रक बी ऑप्शन बच्चों ने जवाब दिया है, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन है डायऑप्टर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, 5वां का ना बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 6ठा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? 6ठा नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग? 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 kWh। 1 kWh बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 kWh बराबर क्या होता है पता है? 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है बाबू? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन में ही तो है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ए नंबर ऑप्शन में है, तो 6 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहां होता है?
प्रकाश का चाल न्यूनतम कहां होता है, जरा जल्दी से बताइए। समझ में आ गया? थोड़ा जल्दी से बताइए, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहां होता है? 7वां नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा याद रखिएगा, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहां होता है बाबू? निर्वात में। निर्वात में तो भाई सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, ये तो आपको पता है। निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है, तो फिर सबसे कम किस में होता है? सबसे कम तो भैया सबसे कम कांच में होता है। कांच में होता है सबसे कम। कितना होता है बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? सब कुछ बताएं प्यारे बच्चों। निर्वात में और वायु में तो लगभग लगभग बराबर होता है। निर्वात में और वायु में लगभग लगभग बराबर होता है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। आप हमें बस इतना बता दीजिए कांच में कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल, सभी बच्चे कमेंट करके थोड़ा जल्दी में बताएंगे। कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, अब आ रहा है सब लोगों का एकदम क्लियर जवाब। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, बहुत बढ़िया। कांच में प्रकाश का चाल 2 लाख, ठीक है ना? एकदम सही जवाब है, 2 लाख एकदम क्लियर जवाब है, ठीक है ना? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ओहो, धनात्मक फोकस दूरी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? प्यारे बच्चों बताए थे कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उत्तल का हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होता है। लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक और दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक। तो उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। तो बाबू 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8वां का ए नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। लेंस भी चाहे दर्पण भी अगर रहता तो यही वाला सही होता। आगे बता दीजिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयोडीन को किस चीज में घोलेंगे तो टिंचर आयोडीन बनेगा? बताओ तो बाबू जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन को किस चीज में घोलेंगे कि टिंचर आयोडीन बनेगा? 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आप लोग जवाब बता रहे हैं। 9वां का जवाब क्या होगा? तो 9वां का जवाब होगा आयोडीन को किस चीज के द्रव्य में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनेगा? तो जवाब होगा एथिल अल्कोहल, डी ऑप्शन। और इसका जवाब बहुत सारे बच्चे गलत ही बताए हैं। ए नंबर ऑप्शन आप लोग जवाब बताए हो बाबू, जो कि एकदम गलत जवाब है। आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप ए नंबर ऑप्शन बताओगे, लेकिन आपने ए नंबर ऑप्शन बताया जो कि एकदम गलत जवाब है। ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आपका जवाब गलत है। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, डालडा में उपस्थित बसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा, शायद आप लोग डालडा देखे हो जी, हैं? डालडा पहले बड़ा चलता था, ठीक है ना? अब तो रिफाइन का जमाना आ गया है, डालडा की जगह रिफाइन आ गया है। लेकिन जानते हो पहले डालडा बहुत चलता था। हम लोग जब बचपन में भोज खाने के लिए कहीं जाते थे तो अगर गर्मा गर्म अगर कुछ मिल गया, पूड़ी ये सब गर्मा गर्म मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से पूड़ी अगर ठंडा हो गया, पूड़ी अगर ठंडा हो जाता था तो पूड़ी के ऊपर में एक एकदम उजला लेयर डालडा का बैठा हुआ है। उजला लेयर एकदम डालडा जो है ना वो जम जाता था। डालडा बड़ा खतरनाक होता था स्वास्थ्य के लिए। तो डालडा में उपस्थित जो बसा अम्ल है ना वो किस प्रकृति का होता है? ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का कहना है कि सर जी 10वां का ए ऑप्शन होगा, और आप लोगों का एकदम कहना बिल्कुल सही है। डालडा में उपस्थित बसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 11 नंबर कह रहा है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक बता दीजिए। नोन, जरा ध्यान से सुनिए, आपको जब भी क्रियाशील मूलक वाला परिभाषा आ जाए, सॉरी क्रियाशील मूलक वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको नोन देखना है कि नोन पूछ रहा है। अच्छा, तो नोन पूछ रहा है तो क्या होगा बाबू? जल्दी से बताइए। प्रोपेनॉन, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? CO। प्रोपेनॉन, तो इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? CO होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे OH किसका होता है? OH होता है अल्कोहल का। COOH किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसी प्रकार से CO, याद रखिएगा। प्रोपेनॉन, ठीक है ना? जैसे अल्कोहल रहता है तो लास्ट में लग जाता है ऑल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें लगेगा प्रोपेनॉन, ठीक है ना? ब्यूटेनॉन, इस प्रकार से लगता है। तो 11 का C ऑप्शन, इसका जवाब सही बताए थे। सिर्फ 30-40% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और अधिक बाबू आप लोग प्रयास करिए थोड़ा सा। आगे बाबू 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इथिलीन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथिलीन के बारे में बताइए। इथिलीन क्या है? इथिलीन को ही क्या कहा जाता है पता है? इथिलीन को ही क्या कहा जाता है पता है? नहीं पता? पहले आप लोग जवाब बता दीजिए, फिर हम बताएंगे। हम तो जवाब बताए करेंगे, पहले आप बताइए ना, इथिलीन को क्या कहा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, इथिलीन को क्या कहा जाता है? इथिलीन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जवाब होगा इथिलीन को ओलिफिन कहा जाता है। 12 का बी ऑप्शन होगा। 12 का बी ऑप्शन होगा, इथिलीन को ओलिफिन कहा जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बताइए जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो बच्चों ये तो एकदम आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप लोग बस पलक झपकते दे सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं। तो फिर बताइए ना, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताओ बाबू जल्दी से, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस की हम बात करते हैं। बायोगैस जीवाश्म ईंधन तो नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है ना? ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए जी, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो हो जाएगा A4 एप्पल बायोगैस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जो टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताओ बाबू, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य, 14 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? जलापूर्ति। ये तो बिल्कुल सही है, जलापूर्ति तो था उद्देश्य, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन। चूंकि एक बहुउद्देशीय परियोजना बनता है तो ये सब उद्देश्य होता है, तो जवाब होगा D4 दादाजी घर पर है। D4 दादाजी घर पर है, इनमें से सभी, ठीक है ना? ओके, 14 का प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? बताइए, कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? क्या होगा जवाब? कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो A4 नाइट्रोजन। 15 नंबर, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? आप लोग क्या बताए हो भाई? आप लोग का जवाब क्या है? 15 नंबर का बी ऑप्शन। गलत जवाब, गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो जवाब क्या होगा पता है? जवाब क्या होगा पता है? आप लोग का जवाब आया? अरे बहुत कम लोगों का आया। इसका जवाब होगा B4 भाभी जी घर पर है, ठीक है ना? इसका जवाब होगा B4 भाभी जी घर पर है, यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन फ्लोरीन हो जाएगा।
फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं बउआ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। केमिस्ट्रिया वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग फंस जाते हैं बाबू, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। फिजिक्स में पूरा बता देते हैं, बायोलॉजी में भी पूरा बता देते हैं, लेकिन केमिस्ट्रिया वाला जब आते हैं ना तो आप लोग दिन में ही तारेगन देखने लग जाते हैं। बताइए, बताओ कि केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन में काहे फंसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? जवाब याद रखिएगा, जवाब याद रखिएगा, सिलिकॉन एल्युमिनियम तो नहीं होगा। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, इसका जवाब जो होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन होगा। सी4 चाचा जी घर पर है। चलिए भाई, तो यहां पर जरा बताइए कि ये जो संकेत है पी किसका संकेत होता है? पी किसका संकेत है? पी किसका संकेत होता है, जल्दी से बता दीजिए। कोई बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए कि पी किसका संकेत होता है। जैसे कल आपको बताया था कि बी जो होता है वो बोरान का संकेत होता है, सी जो होता है वो कार्बन का संकेत होता है, वैसे ही पी जो होता है वो किसका संकेत होता है? पी से फास्फोरस। बहुत बढ़िया, फास्फोरस होता है सर जी, फास्फोरस, एकदम सही जवाब, फास्फोरस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? आप लोग बता दीजिए। ऐसे धातु सब ठोस होते हैं, धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन एक धातु ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताइए ना वो कौन सा धातु है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु बताइए। वो याद रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। 17 का आप लोग सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में ताला लगाए हैं। बड़े चाचा जी को याद कर रहे हैं आप लोग, 17 का सी नंबर ऑप्शन। अरे भाई 17 का सी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया बाबू। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, चाचा जी घर पर है, सी4 चाचा जी, एकदम यहां पर ध्यान हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन का संकेत होता है बउआ बी, याद रखिएगा आप लोग। तो 17 का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए जी 18 नंबर क्वेश्चन की ओर अपना गाड़ी बढ़ाते हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन को सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? 18 नंबर। तो 18 का जवाब क्या हो जाएगा? 18 का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 18 का भाभी जी घर पर है। अरे AgNO3 एवं सी, हो क्या बात है। 18 का जवाब होगा B4 भाभी जी। भाभी जी कहाँ है? घर पर है। 18 का बी नंबर ऑप्शन AgNO3 एवं सी, ठीक है ना। एक बच्चे कहेंगे कि सर घर पे क्या कर रहे हैं? अरे तो घर पे नहीं कुछ करेंगे, कहां जाएंगे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्या कर रहा है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बताइए। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए ना। हाँ एकदम सटीक है। A4 आंटी जी, B4 भाभी जी, C4 चाचा जी और D4 दादाजी। तो देखते हैं कि आप लोग का ज्यादा सही कौन सा होता है, ज्यादा विश्वास किन पर है? आंटी जी पर है कि भाभी जी पर है कि चाचा जी पर है कि दादाजी पर है? तो एक बार जल्दी से बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 19 का जवाब क्या होगा? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या। प्यारे बच्चों, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होता है, और अगर वर्ग पूछेगा तो 18 गो वर्ग बताइएगा। तो 7 गो आवर्त होता है ना, तो A4 आंटी जी घर पर है, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। 20वां नंबर, पेंटेन के कितने संरचना समाव्यवी संभव है? पेंटेन के कितने संरचना समाव्यवी संभव है? पेंटेन के बाबू 20वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन, पेंटेन के कितने संरचना क्या कर रहा है? संरचना समाव्यवी संभव है। इसका जवाब होगा भाभी जी घर पर है, बी ऑप्शन सही होगा, 3 गो। C5H12 को ध्यान से सुनना बाबू, C5H12 का संरचना सूत्र हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। C5H12 का संरचना सूत्र हम लोग अलग अलग 3 तरीके से लिख सकते हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? जरा एक बार इसका जवाब हम जानना चाहेंगे। दही में कौन सा अम्ल है, जरा आप लोग बताइए। बताओ जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए ना, कौन वाला है? 21वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? सी नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चे बताने वाले हैं। ओहो, सी नंबर ऑप्शन चाचा जी घर पे हैं, सी नंबर ऑप्शन चाचा जी घर पे हैं। बहुत बढ़िया, कितने बच्चों ने जवाब दिया है भाई? ओह क्या बात है, 9000 बच्चे तो ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। लैक्टिक अम्ल होगा, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब, ठीक है ना, एकदम सही जवाब है बाबू। सर 20वां का थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए, क्या कर रहा है 20वां नंबर? अच्छा ये वाला, पेंटेन के कितने संरचना समाव्यवी संभव है, इसको थोड़ा विस्तार से बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे होगा, 3 को जरा बता दीजिए। तो सुनो बाबू, C5H12 है ना, तो इसका पहला तो ऐसे बन जाएगा, 5 को सी ले लीजिए, सी 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 सी, क्या हो गया? 5 हो गया। अब इसमें आप लोग हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन इसमें अगर लगाइएगा तो 12 को हाइड्रोजन टोटल लगेगा, ठीक है ना, लगा दीजिए हाइड्रोजन। क्या दिक्कत है भाई? इसको ये सब बनाना तो आप लोग हम कई बार सिखा चुके हैं, अब आप लोग सीखते नहीं है तो बात अलग है, लेकिन बनाना तो हम कई बार आप लोगों को नहीं, इधर नहीं। दूसरा नंबर पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, 4 गो सी ऐसे रखिए, ठीक है ना, 1 गो सी नीचे लटकाइए, और हो गया। देखिए इसमें भी बन जाएगा C5H12, H H H H H H H H H, और ये जो कार्बन बन गया इसका भी 3 गो हो जाएगा, H H H। अब जरा गिनिए तो, यहां से गिनती शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। अब एक और बनेगा, इसमें क्या करते हैं, अभी 4 गो की जगह हम 3 लेते हैं, और एक इधर भी कार्बन लगा दिए, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, अब यहां पर तक हो गया है, तो इसमें यहां पर एक कार्बन लग जाएगा, और यहां पर भी बहुआ कार्बन लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। चलिए जी, अब सब जगह अगर आप हाइड्रोजन बैठाएंगे, तो यही 3 तरीका से इसको लिखा जा सकता है, इसके अलावा कोई अगला तरीका काम नहीं करेगा। C5H12 होगा 3 2 5 12 गो हाइड्रोजन होगा, गिन के देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ क्लियर। चलिए बाबू, इस सबका नाम भी आप लोग लिख सकते हैं,
नाम भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। मतलब C5H12 को कितने तरह से लिखा जा सकता है, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आगे बता दीजिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं? 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है एकदम। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं? जल्दी से बताओ तो बाबू, जल्दी से बताओ तो किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? एक बार जल्दी से बताइए, किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं? बी नंबर ऑप्शन बच्चों ने सबसे ज्यादा जवाब बताया है कि गुरुजी सोडियम को। सोडियम को ना केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। सोडियम को कहां डुबा करके रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? क्वेश्चन कह रहा है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या बनता है, यानी कि Al4C3 का अगर जल के साथ अपघटन कराया जाए तो क्या बनेगा? 23 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब शायद आप लोग को मुश्किल लगे, हम बता देते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से कौन बनता है? मेथेन बनता है। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाए। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, अम्ल राज बाबू, अम्ल राज को ही क्या कहते हैं? एक्वारिजिया कहते हैं। तो वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको क्या कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। और आप लोगों का आंसर बड़ा लेट से आ रहा है, आंसर थोड़ा सा और फास्ट आना चाहिए, ठीक है ना? आंसर थोड़ा सा और फास्ट आप लोग को आना चाहिए। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं एयू यानी कि सोना। एयू यानी कि सोना, जानते हैं? आप लोग को बताया थे ना हम कि अगर आप सोना का आभूषण सुनार के पास लेकर के जाते हैं साफ कराने के लिए, तो वो उस आभूषण को एक द्रव में डालता है। वो द्रव कौन सा है? अम्ल राजी है। इसको एक्वारिजिया भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 25वां नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत? देखो वायुमंडल में तो हर एक गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस है। तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत आप लोग बता दीजिए, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन वायुमंडल में है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओहो, हम तो बता दिया आप लोगों को, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको आंसर में बता दिए कि चाचा जी मिस्टेक कर दिए, सी फॉर चाचा जी। 25 का बाबू सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जरा बता दीजिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य यानी कि सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, 26 नंबर क्वेश्चन। चलो बाबू जल्दी जल्दी से बता दीजिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ये तो सबको पता है कि कोयला, पानी, वायु से कहीं ज्यादा बड़ा क्या है बाबू? डी फॉर दादाजी घर पर है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि 26 का ना डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 26 का डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप लोगों को अगर हम एकदम अटेंडम ये पूछ ले कि आज के बाद आपकी परीक्षा में कितना दिन बचा हुआ है, तो आप क्या बताइएगा? आज 10 जनवरी है, तो आज तो लगभग दिन खत्म हो गया, तो अब आपकी परीक्षा में कितना दिन का समय शेष बचा हुआ है? जरा जल्दी से बताइए तो, कितना दिन टोटल दिन आप हमें बताइएगा, टोटल दिन कितना बचा हुआ है? बताओ बाबू, आज 10 तारीख हो गया है, तो इस महीना में 21 दिन और 16 दिन उस महीना में, तो 21 और 10 31 और 6 37, यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में अब सिर्फ और सिर्फ 37 डे और बचा है। सिर्फ प्यारे बच्चों 37 दिन बचा है। सोच लीजिए, एक महीना कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? एक सप्ताह, एक महीना, एक सप्ताह का समय बचा है, ये कब बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। बताइए तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या बताइएगा? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जवाब याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन सही होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, तो बउआ 27 का जवाब कौन सा होगा जी? 27 का जवाब बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? 27वां नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? बी फॉर भाभी से घर पर है, मार्क ने क्या बाबू? सी नहीं, सॉरी, हम तो भाई बी फॉर बोल दिए ना, यहाँ पर बी फॉर है, यहाँ पर बी फॉर है, डार्विन ने, ठीक है ना? 27 का बी फॉर, हम खाली बी ऑप्शन देखा, मार्क डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। 27 का बी ऑप्शन सही होगा। जो भी बच्चे 27 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, 27 का बी बताने वाले बच्चों का एकदम सही है। बाकी 28वां नंबर क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन तो एकदम हल्का है, गलती होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? चाहे भाभी जी हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे दादाजी हो, कोई भी हो, आप जल्दी से बताइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या। चलिए हिंट भी दे देते हैं, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। अब आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? अब आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ बाबू, जल्दी से बताइए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है? कितना होता है चाचा जी? अरे भाई, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या C4, चाचा चाची से लड़ गई है भाई, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर 28 का सी नंबर, चाचा जी घर पर है, तब ना चाची से लड़ गई। चलिए आगे बता दीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, पौधा में प्रकाश संश्लेषण का स्थान बताइए। पौधा में प्रकाश संश्लेषण का स्थान 29 का बी नंबर ऑप्शन। पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? 29 का जवाब बता दीजिए क्या होगा? एक एक क्वेश्चन हमें पूछने में ना बड़ा आनंद आ रहा है, आज लग रहा है कि नहीं भाई हम सचमुच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं। आज हमको बड़ा आनंद आ रहा है आपसे क्वेश्चन पूछने में। हाँ, जल्दी से बताइए तो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान 29 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और लगभग बी नंबर ऑप्शन सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं, सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि 29 का बी ऑप्शन। जो भी बच्चे 29 का बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू, 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। 30वां नंबर क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, 30 का जवाब कौन सा होगा? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो 30 का जवाब होगा प्यारे बच्चों परिशेषिका आहार नल। ए ऑप्शन कितने बच्चे बताए हैं भाई? ए ऑप्शन बताने वाले बच्चों की संख्या हम जानना चाहते हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का सबसे ज्यादा सही जवाब देने वाले बच्चे भी ए ऑप्शन में ही है कि परिशेषिका जो है वो किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। तो बउआ 30 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा, 30 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हो गया घास, तो घास हो गया पहला पोषी स्तर, उसके बाद इसको खा जाएगा ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर हो गया दूसरा पोषी स्तर, ग्रास हॉपर को खा जाएगा मेढक, तो मेढक हो गया
तीसरा पुष्टि स्तर। तो मेढक किसको खाया? ग्रास हॉपर को, यानी कि मेढक मांसाहारी हो गया ना, मेढक क्या हो गया? मांसाहारी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तृतीय पुष्टि स्तर है उस पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है। ध्यान रखिएगा, बी फोर भाभी जी मांसाहारी हैं, तो भाई 31 का ना बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी फोर भाभी जी सुंदर है, अरे भाभी जी मांसाहारी है, 31 का ना बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बउआ, 32 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? 32 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ बाबू, कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसमें होगा? 32 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? जवाब होगा आंटी जी घर पर घास पुष्प हो। तो यहां पर 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 32 का ए नंबर ऑप्शन। समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? तो घास, वेट, कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरणीय फलों के छिलके, केक, स्टील, केक, लकड़ी, सीसा, घास पुष्प। हाँ ये सही है, ठीक है ना, 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 32 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे आप 33 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी आधातु विद्युत का सुचालक है? ओहो, देखो बाबू, जो धातु होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, कभी भी आधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कभी भी आधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि अपवाद तो सब जगह होता है। तो बताइए कि भाई निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 33 का जवाब होगा ग्रेफाइट। ठीक है ना, 33 का जवाब होगा ग्रेफाइट। ए फॉर आंटी जी ये ऑप्शन बता रही हैं भाई, 33 का ना ए ऑप्शन सही होगा। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट ना आधातु है, लेकिन पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट, आप चेक करिएगा उसमें लाइन आता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 34 नंबर। बैटरी का अम्ल कौन सा होता है? बैटरी का अम्ल, बैटरी में जो पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? बताओ बाबू, बैटरी का पानी। 34 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? 34 का जवाब बता दीजिए। तो याद रखिएगा, बैटरी का अम्ल कौन सा होता है? 34 नंबर। पहले आप जवाब बताइए फिर हम बताएंगे, पहले आप जवाब बताइए फिर हम बताएंगे। बताओ बाबू, कह रहा है कि बैटरी का अम्ल, 34 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। 34 का सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ओहो बहुत बढ़िया। 35 का कह रहा है जी, कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन बताएंगे? कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन बताएंगे? आंटी जी बताएंगे कि भाभी जी बताएंगे कि चाचा जी बताएंगे कि दादाजी बताएंगे? बताओ, कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन बताएंगे? जल्दी से आप लोग बताइए, कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन बताएंगे? अभी जी से पूछ लें? अरे ना भाई, चाचा जी से पूछते हैं ना, चाचा जी बताएंगे। देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बाबू 35 का सी ऑप्शन होगा। जो बच्चे 35 का सी बता रहे हैं, 35 का जो बच्चे सी बता रहे हैं वो एकदम सही है। 35 सी पर चाचा जी एकदम सही जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? 36 नंबर का कह रहा है आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? 36 का जवाब आप लोग बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? जवाब बताओ बाबू जल्दी से। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आयोडीन युक्त नमक। 36 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या बताइएगा? याद रखिएगा बाबू, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। ठीक है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। आयोडीन युक्त नमक में अगर हम NaCl के साथ पोटेशियम आयोडाइड या फिर NaCl के साथ KiO3 दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा। तो भाई सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, चाचा जी वादा से मुकर गए। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बाबू यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, अगर हम साधारण लवण में Ki या KiO3 मिला देते हैं तो वो आयोडीन युक्त नमक बनता है। 36 का सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम 37 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? टारगेट बोर्ड ऐप में सर दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, ये बात हम मानते हैं कि टारगेट बोर्ड ऐप में दिक्कत है, और ये दिक्कत अगले 2-3 दिन में प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, अगले 1-2 दिन में सही हो जाएगा। क्लियर? प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आप लोगों को याद रहेगा? जवाब होगा डी फॉर डमाडम मस्त कलंदर। डी फॉर डमाडम मस्त कलंदर, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। याद रहेगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट बाबू, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। भैया आप लोग को पता नहीं चलता है, खाली ठंडा में चादर ओढ़ के पढ़ते हो आप लोग, पता नहीं चलता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रहेगा? चलिए जी, एकदम सही जवाब, डमाडम मस्त कलंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 38 नंबर क्वेश्चन, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होता है? बताइए जल्दी से, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होता है? लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होता है बाबू? जल्दी जल्दी से बताइए। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक होता है? 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, लौंग का तेल जो होता है प्यारे बच्चों किस प्रकार का सूचक होता है? ध्यान रखिएगा, C4 चादर ओढ़ के। ठीक है ना, तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर, 38 का सी नंबर, एकदम चादर ओढ़ के गंदिए। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? 38 का सी नंबर ऑप्शन एकदम याद रखिएगा। चाचा जी चादर ओढ़े हुए हैं, तो 38 का सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन सा होता है जी? बताओ तो जल्दी से भाई। LPG में मुख्य रूप से क्या होता है? LPG मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिससे घर पर खाना बनता है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव। 39 नंबर क्वेश्चन का नाम बता दीजिए भाई। 39 नंबर क्वेश्चन, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? B4 ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, 39 का B4 ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 39 का बी ऑप्शन याद रखिएगा, 39 का बी ऑप्शन याद रहेगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, C16 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? ठीक है, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बताओ बाबू, फटाफट से आप लोग बताइए।
नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, C16 फुलेरिन क्या करती है, निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? C16 फुलेरिन क्या करती है? आप लोगों को पता है ना, C16 फुलेरिन फुटबॉल के जैसा होता है। बहुत बढ़िया। 40 का बउआ बी ऑप्शन है भाई, बी वाला सी या सी वाला बी में कैसे हो जाता है जी? तो 40 का ना यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 40 का जो बच्चे बी ऑप्शन बताएं बिल्कुल सही है। 40 का बी ऑप्शन एकदम सही है बाबू। 40 का बी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन भाभी जी फुटबॉल खेल रही हैं, तो भाई 40 का ना बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। तो आइए भाई 40 में से कितना सही आप लोग बताएं, जरा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन क्या होगा बाबू। यहाँ पर 40 का कौन सा बी ऑप्शन हो गया ना, भाभी जी फुटबॉल खेल रही हैं। तो भाई अब आप लोग हमें ये बता दीजिए कि 40 में से आप लोगों ने कितना का सही जवाब और कितना का गलत जवाब। 40 में बताओ बाबू, 40 में आप लोग कितना सही और कितना गलत कर पाए, क्योंकि 80 में 40 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 80 में 40 का आपको जवाब देना होगा, 80 में 40 का जवाब देना होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों ने सही कहा है कि 31, 32 कुछ बच्चे करें, 35 कुछ बच्चे करें, 36। अच्छी बात है कि हमें 30 से नीचे अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। सभी बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर 30 प्लस ही है, सभी बच्चे 30 प्लस वाले हैं हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं बाबू? 41 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? 41 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं पता है आप लोगों को? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं याद रखिएगा। B4 ब्रह्मास्त्र बैच, B4 ब्रह्मास्त्र बैच 32 याद रहेगा ना। B4 ब्रह्मास्त्र बैच कब आ रहा है पता है? 13 तारीख को। कब आ रहा है? 13 जनवरी को आ रहा है। तो एकदम याद रखिएगा बउआ, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा B4 ब्रह्मास्त्र बैच 32 दांत। हाँ, B4 ब्रह्मास्त्र बैच होता है, भाभी जी का जमाना खत्म हो गया, B4 ब्रह्मास्त्र, ठीक है। हाँ चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क का काम क्या है? मस्तिष्क जो है वो किस लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क का काम क्या है जरा बताइए ना। तो मस्तिष्क जो है प्यारे बच्चों, हृदय स्पंदन यानी कि हृदय जो धड़क रहा है उसके लिए भी मस्तिष्क जिम्मेदार है, शारीरिक संतुलन के लिए भी मस्तिष्क जिम्मेदार है, सोचने के लिए भी जिम्मेदार है। तो कह लीजिए ना कि दादाजी सर्वगुण संपन्न है। 42 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 42 का डी ऑप्शन याद रखिएगा, 42 का डी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं एकदम सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क सबके लिए उत्तरदायी है। चलिए 43 बताइए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? आप लोग श्वसन अंग के बारे में बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं जरा। चलो बाबू जल्दी से बताओ, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? 43 नंबर क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। ट्रैकिया जो है वो वह कॉकरोच का श्वसन अंग है। कॉकरोच, तिल चट्टा श्वसन अंग का क्या होता है? ट्रैकिया होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो बाबू 44 नंबर क्वेश्चन, 44 का क्या जवाब आया है? 44 का जवाब आया है सी नंबर ऑप्शन। ओके, कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? भोजन का पचना, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो कैसे पचता है? तो 44 का जवाब क्या होगा याद रखिएगा। 44 का जवाब होगा शरीर में भोजन कैसे पचता है, तो जवाब होगा C4 चूरन खा के, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। हाँ, तब बिना चूरन के भोजन नहीं पचता है। शरीर में भोजन का पाचन होता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ही क्या कहते हैं? उपचयन को ही प्यारे बच्चे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सर जी ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू 45 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? जो अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, ध्यान से सुनिए, जो अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहा जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन को बच्चे बताइए, 45 नंबर क्वेश्चन कौन बच्चे बताएंगे? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय बीजांड कहलाता है ना, तो जवाब होगा 45 का ए, ठीक है बाबू, 45 का ए एकदम सही आंसर, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 46 नंबर क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है, जरा बता दीजिए। स्त्रियों में आपको पहले से पता है कि लड़का में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लड़का में XY गुणसूत्र होता है, और अगर बात किया जाए लड़की का तो लड़की में XX गुणसूत्र होता है, लड़की में XX गुणसूत्र होता है। तो एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? 46 नंबर क्वेश्चन तो जवाब क्या बताइएगा? 46 का जवाब हो जाएगा लड़की में कौन सा गुणसूत्र, तो XX गुणसूत्र। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 46 का कौन सा बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। ओके, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? कौन है जो मृतोपजीवी, मतलब मरे हुए जगह से, सड़े गले जगह से अपना पोषण प्राप्त करता है, वो कौन है बताइए ना। बताओ बाबू, मृतोपजीवी का उदाहरण 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। मृतोपजीवी, अरे बच्चों मरे हुए जगह, अमीबा जो है वो मरे हुए जगह से पोषण नहीं लेता है, उड़हुल का फूल, अमरवेली सब मरे हुए जगह से पोषण नहीं लेता है। लेकिन जो गोबर छत्ता देख रहे हैं जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा सड़े गले जगह पर उगता है, ये हमेशा सड़े गले जगह पर ही उगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। B4 भाभी जी गोबर उठा रही हैं, तो भाई मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? B4 भाभी जी गोबर उठा रही हैं। तो यहाँ पर 47 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम धनाधन बताइए, रुकना नहीं है बाबू। बताइए तो, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बताओ, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब आएगा? 48 का क्या जवाब होगा?
ठीक है, बताओ बाबू जल्दी से। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 48 नंबर क्वेश्चन कौन बच्चे बता रहे हैं? ए ऑप्शन बता रहे हैं, A4 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 है, A4 भित्री भित्ति, ठीक है ना। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ए हो जाएगा भित्री, यानी कि गार्ड कोशिका की जो भित्री भित्ति है वो मोटी होती है, ध्यान रखिएगा। क्या बात है, 14,000 बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए। आज लगता है कि आप लोग को दुगना मजा आ रहा है ना, आज बड़ा मजा आ रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है बबुआ? बताओ जल्दी से, है बाबू बताओ जल्दी से, रासायनिक दूध किसे कहते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? 49वां नंबर क्वेश्चन बताइए बाबू। 49 का जवाब बता दीजिए, क्या होगा 49 का? रासायनिक दूध किसे कहते हैं? तो जवाब होगा हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। कौन सा जवाब दे रहे हैं? डी ऑप्शन। इसका तो भाई तू तो लेट से लगा दिया जी, लेट से लगा। 50 नंबर का लगाओ एक बार। चलिए 50 नंबर का पोल जा रहा है, 50 नंबर का पोल जा रहा है। 45 नंबर गलत है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ओ बाबू हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये गलती हो गया है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 45 का ना सी ऑप्शन कर लीजिएगा, 45 का सी ऑप्शन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। आगे आप लोग बता दीजिए, आगे आप लोग बता दीजिए। यहाँ के बाद हाँ क्या कह रहा है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? कौन है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ? क्या जवाब होगा बाबू? 50वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? 50 का जवाब क्या होगा? तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ तो होता है रेजिन भी, टैनिन भी, यानी गोंद भी, ठीक है ना। रेजिन भी, टैनिन भी, गोंद भी। तो भाई आंटी जी भी, चाचा जी भी और भाभी जी भी, सबका मालिक है दादाजी, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 50 का डी ऑप्शन। जो बच्चे 50 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कितने बच्चे भाई? 74% बच्चे। और जवाब दीजिए, इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। बड़ा सस्ते में आप लोग निपट जाते हैं, बड़ा गड़बड़ होगा। हाँ तब चलिए बाबू, यहां तक क्लियर? सारे बच्चों का यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं आपको पता है ना? कि हृदय में 2 अलिंद 2 निलय होता है। मानव का जो हृदय है उसमें 2 अलिंद और 2 निलय। तो बबुआ मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी? तो 51 का जवाब याद रखिएगा। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या 4, 4 में 2 अलिंद और प्यारे बच्चे 2 निलय, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो 2 अलिंद हो गया, 2 निलय हो गया। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, यानी कि D4, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 51 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर बता दीजिए। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? कौन है जो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है जरा बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देखते हैं कौन बच्चे सही देते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? जवाब बताओ बाबू, हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है ये बताना है आप लोगों को। कह रहा है कि निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? 52 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? याद रखिएगा 52 का जवाब होगा ब्रिसन। ब्रिसन को कहा जाता है हेट्रोक्राइन ग्रंथि। ब्रिसन को क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। आगे बता दीजिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे जो हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान पूछा जा रहा है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? 53 का जवाब क्या होगा बाबू? 53 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा 53 का जवाब होगा गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। रंध्र बोले तो अस्टोमेटा से। किससे बाबू? अस्टोमेटा से ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे आप लोग बताइए 54 नंबर। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में पुरुष हार्मोन कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पुरुष हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन। तो पुरुषों के वृषण में कौन सा हार्मोन पाया जाता है पता है? ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है, यानी कि 54 का सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 54 का सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू 55 नंबर क्वेश्चन। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया जो है वो किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में से कोई नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा। तो ध्यान रखिएगा किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो जवाब होगा किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। 55 का बी ऑप्शन, 55 का बी ऑप्शन याद रखिएगा। 55 का बी ऑप्शन याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। 56 नंबर क्वेश्चन बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन बताइए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो 56 का जवाब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो 56 का जवाब याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। 56 का ए ऑप्शन होगा, याद रहेगा ना। 56 का ए ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक 57 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? याद रखिएगा 57 का होगा लेंस की। अच्छा आवर्धन है ना, तो आवर्धन का तो कोई एसआई मात्रक ही नहीं होता है। तो आवर्धन प्यारे बच्चों मात्रक विहीन राशि है। आवर्धन का मात्रक उत्तर नहीं होता है। अब इसका जवाब आप लोग क्या बता रहे हैं जरा हम देख लेते हैं। आवर्धन का ना कोई सी ऑप्शन। वाह क्या बात है, आप लोग का भी जवाब एकदम सी ऑप्शन ही आ रहा है। पोल में तो सब बच्चे सी ऑप्शन ही दे रहे हैं, एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ पर 57 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं 58 नंबर में। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कोई अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश कैसा प्रतीत होता है बताइए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को, चूंकि अंतरिक्ष में ना बाबू वायु है ही नहीं, हमारे पृथ्वी पर वायु है तो आकाश नीला प्रतीत होता है, लेकिन अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं है तो वहां आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा? काला। तो 58 का बी ऑप्शन होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। 58 का ना बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 53 गलत है सर जी, 53 गलत है सर जी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? गैसों में आदान प्रदान होता है बउआ रंध्र से, जड़ की सतह जिसको मूलरोम कहते हैं, बात्रंध से। हाँ, इनमें से सभी कर सकते हैं, सॉरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? एकदम सही है जवाब, जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए।
59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास यानी कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई, व्यास पूछ रहा है ना बाबू, तो इसका मतलब हो गया चौड़ाई। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? वह कौन सा दर्पण है जिसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? जरा जल्दी से बताइए। बताओ बाबू, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? जवाब क्या होगा? 60वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बाबू? तो 60 का जवाब होगा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि बउआ ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब होगा, 60 का डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। प्यारे बच्चों, आपको हम पहले बता चुके हैं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक, तो 61 का बी ऑप्शन होगा ऋणात्मक। 61 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 61 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि कौन से दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन बताइए, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा? तो याद रखिएगा वस्तु से छोटा। बताओ बाबू, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तो हुआ उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये सब कुछ आपको पता है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब होता है रंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक रंग, पहला रंग कौन सा है? तो वो प्रकाश संश्लेषण का ना बैजानी या पिनाला 7 रंग होता है, 7 रंग को प्राथमिक मान लीजिए, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? जवाब कौन सा? ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन बताएंगे गलत हो जाएगा भाई। ए नंबर ऑप्शन अगर आप बताएंगे गलत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो नीला भी है, हरा भी है, लाल है। तो भाई डी नंबर, डी फॉर दादाजी सब है। दादाजी भाई इनमें से सभी, यानी कि 63 का ना डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 63 का डी बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बता सकते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? 64 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या रखिएगा याद? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे में टिमटिमाते नजर आते हैं। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। याद रहेगा ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। कह रहा है कि ईंधन है। बताओ बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन है। 65 नंबर क्वेश्चन, ईंधन कौन सा है? कौन सा ईंधन है? तो जवाब क्या होगा? सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। ईंधन कौन सा है? तो हम कहेंगे सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी और इनमें से सभी। तो 65 का जवाब क्या होगा? देखो, जो जलाने के काम में आता है उपयोग, उसको ईंधन कहते हैं। जो जलाने के काम में उपयोग होता है उसको ईंधन कहते हैं। सीएनजी भी जलता है, सीएनजी तो गाड़ी सब चलता है, तो वो भी एक ईंधन हो गया। एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है। तो जवाब होगा इनमें से सभी। 65 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 65 का जो बच्चे डी बता रहे हैं ना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण 66 का सही जवाब कौन सा होगा? 66 का सही जवाब कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। 66 का सही जवाब कौन सा होगा बाबू? 66 का सही जवाब बताइए। 66 का सही जवाब बताइए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण तो याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म ईंधन में कोयला भी आता है, पेट्रोलियम दोनों आता है। तो जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि 66 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 का जवाब बताओ भाई। 67 का जवाब आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 67 क्या कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो बाबू 67 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 67 का जवाब बता दीजिए। 66 के बाद 67 नंबर बताइए। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? तो 67 का जवाब याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। 67 का ए ऑप्शन सही होगा। 67 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे 68 नंबर क्वेश्चन बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी? C2H6 कह रहा है ना, तो प्यारे बच्चों C2 यानी कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 6 गो। तो देखिए, तो हाइड्रोजन 6 गो नहीं हो गया, हाइड्रोजन 6 गो C2H6 ही हो गया। क्या वो बंधन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 आएगा बीच वाला 7, इसमें 7 को सहसंयोजक बंधन है। तो वो 68 का डी ऑप्शन होगा। जो बच्चे 68 का डी बता रहे हैं उनका सही है। 68 का जो बच्चे डी बता रहे हैं ना उनका सही है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी तक 68 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, क्या लग रहा है? कल पहली सीटिंग वाला आप लोग ये बताइएगा, पहली अगर है, अगर आपको हल्का पहली लग रहा है तो कमेंट करिए फर्स्ट, अगर आपको आज वाला हल्का लग रहा है तो कमेंट करिए सेकंड। ठीक है बाबू, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो कौन वाला हल्का लग रहा है? कल वाला हल्का लग रहा है कि आज वाला हल्का लग रहा है? कल वाला हल्का लगा था। अरे हमको तो लग रहा है कल से ज्यादा हल्का आज वाला है जी। आप लोग कैसे देख रहे हैं कि कल वाला हल्का है? हमको तो लग रहा है कल से ज्यादा आज वाला हल्का है। आप लोग करेंगे ना सर कल वाला हल्का था। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में, मतलब कि भाई मेडिकल में अगर कोई हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए क्या हड्डी होता है तो क्या लगाते हैं? प्लास्टर। देखते हैं उजला वाला एकदम प्लास्टर, देखो माला पहन करके इसे हाथ लटके ले, हाथ टूट जाएगा, माला पहन के इसे हाथ लटके ले। वो जो प्लास्टर होता है ना उसको ओरिजिनल में बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको पीओपी भी कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। 69 का सी ऑप्शन सही जवाब आप लोग याद रखिएगा।
हाँ 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? आपको बताए थे कि जो 7 से जितना कम रहे और 1 से जितना नजदीक रहे वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा भाई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो जवाब क्या लिखेंगे? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 1 जो होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक अम्ल होता है। 7 के जो अगल बगल में है वो कम अम्ल, मतलब ये दुर्बल अम्ल है, लेकिन जो 1 है जिसका पीएच मान वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। तो 70 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बउआ 71 नंबर क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है एथाइन में, अगर एथाइन का बात करें तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बताइए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का जवाब बता दीजिए भाई। 71 का जवाब क्या होगा? एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? जवाब होगा 3। ध्यान रखिएगा, जवाब होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? 72 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? क्यूप्राइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना? क्यूप्राइट के बारे में शायद आपको पता होगा, तो आपके आंसर से पता लग जाएगा हमें, ये तो आपके आंसर से पता लग जाएगा। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? 72 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 72 का जवाब क्या होगा पता है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। 72 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो भी बच्चे 72 का सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। हाँ यही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, यही वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से आ गया है। जरा इसका जवाब बताइए। हम बोले थे आपको, कई बार बोले थे, इसका आप लोग ना आंसर याद कर लीजिए। आप लोग हम कई बार बोले थे कि चाहे कुछ हो जाए इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसका आंसर 25 होता है। आप लोग हम कई बार बता चुके हैं कि अगर बाबू ये क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, ये 100 वाट है, 120 वोल्ट पर प्रचालित करने पर इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितना? 25 वाट। कई बार हम आपको ये क्वेश्चन बता भी चुके हैं और बोल दिया है कि इसका सॉल्यूशन बड़ा है। आप लोग इसका आंसर याद रखिए, जैसे ही देख लीजिए 110 वोल्ट पर निकालने के लिए कह रहा है तो 25 वाट आंसर लगाइए। आगे बता दो बाबू 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कह रहा है कि कौन है जो किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है? किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन जवाब याद रखिएगा। 74 का होगा चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी कि डी ऑप्शन। बउआ 74 का ना डी ऑप्शन सही होगा। 74 का जो बच्चे डी बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आते हैं ना 75 नंबर में। 75 नंबर बताइए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। बताओ बाबू 75 का जवाब। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का तो सबको पता है कि ओम होता है, प्रतिरोध का तो सबको पता है कि ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का क्या होता है? ये मत समझिए कि जो प्रतिरोध का होगा वही प्रतिरोधकता का भी होगा, गड़बड़ा जाइएगा। प्रतिरोधकता का अलग होता है, आपको बताना है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है बउआ? ओम मीटर, यानी कि 75 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे 76 नंबर बता दीजिए, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान होती है? ये जवाब बताइए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान होती है? क्वेश्चन यही कर रहा है ना, इसका जवाब बता। फिर से बताएं तो फिर से बता। एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बउआ, चाहे प्रतिरोधक जितना भी जोड़ लें उसमें विद्युत धारा जो है वो तो सामान्य रहता है। तो 76 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। बताओ बाबू, एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान होती है? ध्यान रखिएगा विद्युत धारा। अगला बता दीजिए, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है बाबू? 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता सकते हैं क्या? 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा C4 चद्दर लेके आए हैं, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए बाबू, जब हम C4 चद्दर उड़ के बोले तो आके हमारा चद्दर उड़ा दिए, ये सब गलत काम है, हैं? ये सब जो बच्चा है ना 1 महीना के बाद भेजेंगे आपको चद्दर उड़ा देगा। बताइए, हम बोले कि C4 चद्दर उड़ के आंसर बताइए तो हमारा चद्दर उड़ा दिए जी, ये कोई बात हुआ है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या? हम गलती बोल रहे थे। क्वेश्चन कर रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो सी है तो C4 चद्दर उड़ के बताइए भाई, हमारा चद्दर उड़ा दिया गया है। तो देख रहे हैं ना, है? चलिए जी आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन बताइए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जवाब क्या होगा? एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। डी ऑप्शन। 78 का जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 78 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत बताइए। 79 नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत। 79 का जवाब क्या होगा? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत ना पूछ रहा है, तो कोयला जैव उसका ये सब तो नहीं होगा। जैव मतलब पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। याद रहेगा, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या होगा? कोयला और पेट्रोलियम। 79 का बउआ सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। जो बच्चे 79 का सी बता रहे हैं उनका एकदम सही है। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत चाहिए तो हो गया ना। 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए ना। 78 का गलत है। क्या कर रहा है? एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, सॉरी उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा जी।
बाहरी त्रिज्या 20, भीतरी त्रिज्या 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 का ए कर लीजिए। 79, 80, 80 बताइए ना। उत्तम ऊर्जा का स्रोत, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? उत्तम ऊर्जा का स्रोत बताइए। कह रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो जाए, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। जवाब होगा ये सभी गुण हो। तो 78 का डी ऑप्शन, 80 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 80 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिए, ठीक है। 80 का डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? हाँ, 80 का डी ऑप्शन एकदम सही जवाब, आप लोग याद रखिए। क्लियर ना? याद रहेगा ना बाबू? जल्दी से बताओ। चलिए, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? मैथ के अखंड क्लास के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ का अखंड क्लास होगा। हम ना ऐसा करते हैं, बरनवाल सर को फोन लगा देते हैं, पूछते हैं कि सर आप मैथ का अखंड क्लास कब लीजिएगा? हमें तो भाई बच्चे परेशान कर दिए हैं आज की क्लास में, हैं? सुनो भाई, अब ना बच्चे परेशान कर दिए हैं, अब ऐसे नहीं होगा कारबार। अब उनसे हम कहवा करके ही रुकेंगे, दम लेंगे। हेलो, अरे सर आप आज बच्चों से वादा किए थे मैथ का अखंड क्लास, यहाँ पर सब स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि मैथ का अखंड क्लास बरनवाल सर आज बोले थे। 12 घंटा का नहीं होगा सर, वो तो हम बच्चों को बोल दिए हैं कि सर का तबियत खराब है तो 12 घंटा का नहीं ले पाएंगे। तो 6 घंटा का सर कब लीजिएगा? हमको लगता है बच्चे का इतना डिमांड है, कल ही आप लीजिए। कल आप सर कम से कम 6 घंटा का क्लास ले लीजिए। क्या सर? एक बार सर जोर से बोलिए, स्टूडेंट सब सुन रहे हैं। 6 घंटा का कल सर क्लास ले लेंगे, ठीक ना? सुन लिया ना बाबू, 6 घंटा का बोल रहे हैं कि कल क्लास ले लेंगे, 6 घंटा का फिर किसी और दिन ले लेंगे, ठीक है? फिर अखंड क्लास हो जाएगा, अखंड क्लास हो जाएगा भाई। अखंड को द्विखंड कर लीजिए आप, ठीक है ना? अखंड को द्विखंड कर लीजिए, मतलब दो खंड में अब क्लास होगा मैथ वाला। एक खंड 6 घंटे का, दूसरा खंड 6 घंटे का। क्लियर? हाँ बाबू, चलिए सर कल एकदम पक्का। चलो बाबू, कल आप लोगों का मैथ का अखंड क्लास रखा गया है, तो कल आप लोग तैयार रहेंगे बाबू? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल आप लोग तैयार रहेंगे? यस, तो कल आप लोग तैयार रहिएगा, कल मैथ के अखंड क्लास के लिए। आप लोग बड़ो अखंड का अखंड कर रहे थे, तो चलिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब तो हमें लगता है किसी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 80 क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। और अब आप हमें ये बताइए कि 80 में से आप लोग कितना सही और कितना गलत किए हैं, जल्दी से बताइए। 80 में से कितना सही और कितना गलत किया है, जरा बता दीजिए।